हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फॉर्चुनेटो क्लासेस। आज का हमारा जो टॉपिक है सेशन का वो है पीबी शैली। ये यंगर रोमांटिक पोएट हैं और अपनी पोएम्स, अपनी ओड्स के लिए ये इंग्लिश लिटरेचर में बहुत विख्यात हैं। तो हम क्या करेंगे कि शुरुआत में इनका थोड़ा सा अपन बायोग्राफी भी देखते हुए चलेंगे और फिर उसके बाद इनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, साथ में इनके इम्पोर्टेंट वर्क्स की भी बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। पीवी शैली। पीवी शैली का जन्म 4 अगस्त 1792 को कब हुआ था भाई? 4 अगस्त, सॉरी 4 अगस्त 1792 को हुआ था। ठीक है। और इनकी जो मृत्यु है वो 8 जुलाई, 8th ऑफ जुलाई 1822। देख रहे हैं आप? और जो आप देख रहे हैं वो बिल्कुल सच बात है कि इन्होंने जो ज़िंदगी जी है उसकी जो ड्यूरेशन है ना वो सिर्फ 30 साल है। ओनली 30 साल ये दुनिया में रहे और इन्हीं 30 सालों में इन्होंने अपना बहुत ऊंचा मकाम लिटरेचर में बना लिया। तो ये तो बात हो गई इनके जन्म और मृत्यु की। अब इसके बाद बात करेंगे अपन कि इनका जन्म असल में हुआ कहाँ था। तो इनका जन्म जन्म जो है वो फील्ड प्लेस में हुआ था, नियर हॉर्शम, वेस्ट ससेक्स, इंग्लैंड में। तो इसको अपन लिख लेंगे कि वेस्ट ससेक्स में। ठीक है, वेस्ट ससेक्स, इंग्लैंड। तो ये हो गया इनका जन्म स्थान। इसके बाद इनके पेरेंट्स की अगर बात करें तो द एल्डेस्ट लेजिटिमेट सन ऑफ सर टिमोथी शैली। सर टिमोथी शैली इनके पिता हैं, वो इनके एल्डेस्ट लेजिटिमेट सन हैं। एक तो अंग्रेज़ों को तो आप जानते ही हैं कि विदाउट वेडलॉक यानी बिना शादी के भी इनके यहाँ बच्चे हो जाया करते हैं। तो ये लेजिटिमेट है, और कुछ इनके रहे होंगे बेटे या बेटियां तो वो शायद लेजिटिमेट होंगे, तभी इनको ज़रूरत पड़ी है लिखने की। ठीक है, चलिए। इसके बाद 1802 में 1802 में इन्होंने अपनी पढ़ाई की शुरुआत करी थी। ठीक। और फिर 1804 में इन्होंने ईटन कॉलेज में प्रवेश लिया था, एडमिशन लिया था, ईटन कॉलेज। ठीक। अब धीरे धीरे इनकी पढ़ाई भी चलती रही और इन्होंने 1810 में मैट्रिकुलेट कर लिया। ठीक है, क्या कहते हैं अपन, मैट्रिकुलेट नहीं किया, मैट्रिकुलेट बात अलग है। इन्होंने जो है कॉलेज में अपना एडमिशन पाया, यानी आज की अगर उसमें लैंग्वेज में कहिए तो 12th पास कर लिया था उन्होंने। ठीक है। और यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में, ये जो कॉलेज था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से संबंधित था। ठीक है, ये कुछ पॉइंट हो गए। अब अगर हम बात करें कि इनके कौन कौन से इम्पोर्टेंट वर्क हैं, तो इनके इम्पोर्टेंट वर्क बहुत सारे हैं। जैसे इन्होंने 1810 में लिखा था वांडरिंग ज्यू। 1810 में ही इन्होंने राष्ट्रोजी लिखा, ओरिजिनल पोइट्री बाय विक्टर एन कजायर, ये भी 1810 में। फिर 1810 में पोस्थमस फ्रेगमेंट ऑफ मार्गेरेट। इसी तरह से बहुत सारे इनके इम्पोर्टेंट वर्क हैं जिनको हम इन क्वेश्चंस के माध्यम से देखते चलेंगे। ठीक है, चलिए। तो उम्मीद है आप बहुत ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। वेयर डिड शैले सेटल एंड रोट हिज बेस्ट पोइट्री? शैले कहाँ सेटल हो गए थे और उन्होंने कहाँ पर अपनी सबसे अच्छी कविताएं लिखी? देखिए यहाँ ये जो दो तीन नाम दिए हैं आपके, कि जैसे ससेक्स दिया है, तो ससेक्स के बारे में हम जानते हैं, अभी हमने पढ़ा या अभी जाना कि जो ससेक्स वाला हिस्सा है वहाँ पर इनका जन्म हुआ था, वेस्ट ससेक्स में। ठीक है, तो ये बर्थ प्लेस हो गया। ईटन क्या है, यहाँ से इन्होंने अपने पढ़ाई की शुरुआत करी थी। ठीक है, तो ये जो है पीसा जा करके रहे थे और वहीं पर ये सेटल होकर के उन्होंने सबसे अच्छे जो अपने वर्क हैं वो पीसा में ही किए हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा पीसा 1 का डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, एंड इट सेज शैली वाज रेस्ट्रिक्टेड इन 1811। अभी हमने पढ़ा है। अच्छा, आगे देख लीजिए, अलोंग विथ हिज फेलो थॉमस जेफरसन हॉग। शैली को रस्टिकेट कर दिया गया था 1811 में उनके मित्र थॉमस जेफरसन हॉग के साथ में। क्यों किया गया था? और ये रस्टिकेट कहाँ से किया गया था? कॉलेज से, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड या ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से संबद्ध था। तो जो इनका वर्क है द नेसेसिटी ऑफ अथेइज्म या एथेइज्म, इसको लिखने की वजह से 1811 में इनको रस्टिकेट कर दिया गया था। सिर्फ 1 साल ही ये उस कॉलेज में रह सके थे। तो जब इन्होंने ये वर्क लिखा तो उसके बाद उन्हें वहाँ से निकाल दिया गया। नेक्स्ट देखिए, शैले रोट अ पम्फलेट। शैले ने एक पम्फलेट लिखा ऑक्सफोर्ड में, द नेसेसिटी ऑफ अथेइज्म, बाय हुम वाज ही इंस्पायर्ड। ये उसी की बात हो रही है जो अभी अपन पीछे क्वेश्चन में डिस्कस करके आए हैं। और इसमें इन्होंने ये पूछा है कि ये इसको लिखने के लिए वो किससे इंस्पायर हुए थे, कांट से, बर्गसन से, ह्यूम से या कीट्स से। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा? ह्यूम होगा। ह्यूम से इंस्पायर होकर के शैले ने द नेसेसिटी ऑफ एथेइज्म को लिखा था और उसके बाद उन्हें रस्टिकेट भी कर दिया गया था उनके दोस्त के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोड द नेसेसिटी ऑफ एथेइज्म। तो हमारे कौन है? पीबी शैले। तीसरा क्वेश्चन है एक ही वर्क से इनके, नेसेसिटी ऑफ एथेइज्म किसने लिखा है? शैले ने लिखा है। कब लिखा था? 1811 में। और इसी के साथ इनको 1811 में ही क्या किया गया था? रस्टिकेट भी कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शैले रोट एडोनिस आ त्रिनोडी पेस्टोरल एलेजी ऑन द डेथ ऑफ। शैले ने एडोनिस लिखा था। और ये क्या है? पेस्टोरल एलेजी है। ये 2-3 पॉइंट ध्यान रखिए। पेस्टोरल एलेजी है और ये किसके लिए इन्होंने लिखा था? ये लिखा था अपने साथी या अपने कंटेम्परेरी जॉन कीट्स के लिए, उनकी डेथ पर। कीट्स भी ऐसे ही कुछ 28-30 साल जिए हैं, ज़्यादा नहीं। दोनों जो यंगर रोमांटिक पोएट हैं, दोनों बड़ी कम उम्र के रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शैलेज एडोनिस इज ए। शैले की जो एडोनिस है वो क्या है? तो शैले की जो एडोनिस है अभी अपन पढ़ के आए हैं ऊपर, अ पेस्टोरल एलेजी है। किसकी मृत्यु पर इन्होंने लिखा था? तो उसका भी जवाब हम देख लेंगे। किसकी? जॉन कीट्स। कौन थे ये? ये भी यंगर रोमांटिक पोएट थे और शैली के कंटेम्परेरी थे। अच्छा, एक और चीज़ जान लीजिए कि जॉन कीट्स हैं, बायरॉन हैं और शैले हैं, ये सभी जो है रोमांटिक एज के पोएट्स हैं। और ये वर्ड्सवर्थ, साउदे और कॉलरिज से यंगर थे। यानी वर्ड्सवर्थ, साउदे और कॉलरिज जो हैं वो एल्डर रोमांटिक कहलाते थे। और ये जो जॉन कीट्स हैं, शैले हैं और बायरॉन हैं, इनको यंगर रोमांटिक पोएट्स कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शैले रोड डिफेंस ऑफ पोइट्री एंड रिस्पॉन्स टू। शैले ने डिफेंस ऑफ पोइट्री लिखी थी, किसके रिस्पॉन्स में लिखी थी? हमारा आंसर है लव पीकॉक्स द 4 एजेस ऑफ पोइट्री। ये इसके रिस्पॉन्स में शैले ने डिफेंस ऑफ पोइट्री को लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द कॉज ऑफ शैलेज डेथ वाज। शैले की डेथ का रीज़न क्या था? तो शैले की डेथ का जो रीज़न है वो क्या है? ड्राउनिंग है, सॉरी, मतलब वो बह गए थे। और उन्होंने बड़े ख़राब काम भी किए हैं अपनी ज़िंदगी में। पहला ख़राब काम इन्होंने ये किया था कि ये एक, आज के हिसाब से एक नाबालिग लड़की के साथ इन्होंने भाग करके शादी करी। ठीक है, उनको जो है दूसरे देश में जा कर के बस गए। हाँ, तो ये कहानी उसी टाइम की है जब इनको रस्टिकेट किया गया था 1811 में। और ये कहाँ गए थे? यहाँ से स्कॉटलैंड चले गए थे। और वो जो इनके साथ जाने वाली थी उनकी उम्र थी करीब 16 साल और उनका नाम था हैरियट वेस्ट ब्रूक। ठीक है, इनके साथ ये रहे हैं 2 से 3 साल तक। 1811 में गए, 1814 में ही ये जो है एक और लेडी थी मैरी गॉडविन, उनके साथ यूरोप भाग गए उनको छोड़ करके। जबकि इनकी जो पहली ये बीवी थी हैरियट, ये प्रेग्नेंट रही उस समय। और फिर कुछ ही 1-2 साल के बाद जो है, जो शैली की ये वाइफ थी हैरियट, इनकी फिर लाश मिलती है।
तो बड़ा दुख दिया इन्होंने अपनी वाइफ को भी, और अपने साथ भी इन्होंने बड़ा बुरा ही किया। तो इसको आप सज़ा के तौर पर समझ सकते हैं कि शैले जो है वो फिर डूब के वो भी मर गए। चलिए 9 क्वेश्चन देखेंगे। हु कॉल्ड शैले ब्यूटीफुल बट एन अनइफेक्चुअल एंजल बीटिंग इन द वॉइड हिज ल्यूमिनस विंग्स इन वेन। अरे किसने कहा है शैले को खूबसूरत तो है, मतलब अच्छा लिखते हैं ये सेंस हो सकता है, लेकिन इनफेक्चुअल रहे या इनफेक्चुअल एंजल की तरह है, बीटिंग इन द वॉइड हिज ल्यूमिनस विंग्स, जो अपने चमकदार पंखों को बस ऐसे ही बेकार में मारे जा रहे हैं, इन वेन बेकार में। तो ये बात किसने कही है? क्या चार्ल्स लैम्ब ने कही है, या ये बात कहने वाले मैथ्यू अर्नोल्ड हैं, या ये बात कहने वाले कीट्स हैं, या नन ऑफ दीज हैं? तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा मैथ्यू अर्नोल्ड। मैथ्यू अर्नोल्ड ने शैले के लिए ये बात कही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हु टर्म्ड शैले एज मेलोपोइक। मेलोपोइक शैले को किसने कहा है? तो मेलोपोइक शैले को कहने वाले जो व्यक्ति हैं वो भी हमारे मैथ्यू अर्नोल्ड ही हैं। कौन है भाई? अर्नोल्ड या मैथ्यू अर्नोल्ड ने शैले को मेलोपोइक कहा है। नेक्स्ट देखिए। हु रिमार्क्ड अबाउट शैले। शैले के बारे में किसने रिमार्क किया कि ही वॉज अलोन द परफेक्ट सिंगिंग गॉड, हिज थॉट्स वर्ड्स डीड ऑल सैंग टुगेदर। कि ही वॉज अलोंग द परफेक्ट सिंगिंग गॉड, वो एकमात्र परफेक्ट सिंगिंग गॉड थे। हिज थॉट्स, उनके विचार, उनके शब्द, उनके कार्य, ऑल सैंग टुगेदर, वो एक साथ साथ उनकी धुन में, उनके गीतों में सुनाई देते हैं। तो ये कहने वाले जो व्यक्ति हैं वो हैं हमारे AC स्विनबर्न। किसने कही है ये बात? AC स्विनबर्न ने शैली को परफेक्ट सिंगिंग गॉड कहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। शैले सेड, शैले ने कहा, वाइल रेफरिंग टू एडोनिस, एडोनिस को रेफर करते हुए या उसकी बात करते हुए, आई हैव डिप्ड माई पेन इन कंज्यूमिंग फायर फॉर हिज डिस्ट्रॉयर्स। मैंने अपनी कलम को डिप्ड डुबो दिया इन कंज्यूमिंग फायर, आग में, फॉर हिज यानी कीट्स के डिस्ट्रॉयर्स के लिए। हु वर द डिस्ट्रॉयर्स, अब कौन थे कीट्स को डिस्ट्रॉय करने वाले, ये सवाल है। तो कीट्स को डिस्ट्रॉय करने वाले जो थे वो थे द एडिटर्स ऑफ ब्लैकवुड मैगजीन, ब्लैकवुड मैगजीन के एडिटर्स। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि शैले ने क्या कहा है कि मैंने अपने पेन को, कलम को आग में डिप किया है कीट्स के डिस्ट्रॉयर को ख़त्म करने के लिए, उनका नामो निशान मिटाने के लिए। 13 क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ दीज पोएम्स बाय शैले इज रिटन इन ब्लैंक वर्स। इन पोएम्स में से कौन सी शैले की ऐसी पोएम है जो उन्होंने ब्लैंक वर्स में लिखी है? क्या वो द विश ऑफ एटलस है, हेलास है, द ट्रम्प ऑफ लाइफ है, या द सेंसी है? तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा द सेंसी। द सेंसी वो पोएम है शैले की जो उन्होंने ब्लैंक वर्स में लिखी। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेज इज बाय शैले। कौन सा प्ले है जो शैले ने लिखा है? तो शैले ने जो लिखा है प्ले वो है हमारा द सेंसी, जो कि ब्लैंक वर्स में लिखा गया, अभी अपन ने डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज वाज रिटन बाय शैले। इनमें से किसे शैले के द्वारा लिखा गया है? द 4 एजेस ऑफ पोइट्री, या डिफेंस ऑफ पोइसी, या अ डिफेंस ऑफ पोइट्री, या पोइट्री इन अनार्की। तो इनमें से कौन सा वर्क है? तो अभी पिछले क्वेश्चन में पढ़ के आए हैं, अ डिफेंस ऑफ पोइट्री इन्होंने लिखी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 16, प्रोमेथ्यूज अनबाउंड इज आ। प्रोमेथ्यूज अनबाउंड जो कि शैले का एक वर्क है वो असल में क्या है? तो ये हमारा पोएटिक ड्रामा होगा क्या, या लिरिकल ड्रामा, या वर्स प्ले, या ड्रामेटिक सटायर? तो ये हमारा होगा लिरिकल ड्रामा। प्रोमेथ्यूज अनबाउंड इज अ लिरिकल ड्रामा बाय शैले। नेक्स्ट, शैले डेडिकेटेड हिज द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम। शैले ने अपने वर्क द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम को डेडिकेट किया है। किसको डेडिकेट किया है? मैरी शैली। ठीक है भाई, मैरी शैली, या इनकी जो सेकेंड वाइफ थी जिसको लेकर के ये कहाँ निकल गए थे? यूरोप निकल गए थे 1814 में।
अच्छा ये देख लीजिए, हैरियट कौन है, ये इनकी फर्स्ट वाइफ है, ये फर्स्ट हो गई, ये सेकंड हो गई, और कीट्स इनके कंटेम्प्रेरी थे, यानी यंगर रोमांटिक ये भी थे। नेक्स्ट 18 नंबर, हाउ मेनी कैंटोज आर देयर इन रिवोल्ट ऑफ इस्लाम। रिवोल्ट ऑफ इस्लाम में टोटल कितने कैंटोज हैं, तो टोटल 12 कैंटोज हैं। किसमें भाई, द इन रिवोल्ट ऑफ इस्लाम में पूरे 12 कैंटोज हैं टोटल। नेक्स्ट देखिए, शैले डेडिकेटेड हिज द सेंसी टू। शैले ने अपने वर्क या ड्रामा द सेंसी को डेडिकेट किया है, किसे डेडिकेट किया है, तो ये डेडिकेट किया इन्होंने ली हंट को। ली हंट, शैले ने अपने द वर्क द सेंसी को ली हंट को डेडिकेट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 20, हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन शैलेज द सेंसिटिव प्लांट। देखिए सब ये इंपॉर्टेंट वर्क ही हैं शैले के जो आते जा रहे हैं, तो उनको बस आपको ध्यान रखना है कि किसकी क्या खास बात है, किसकी क्या विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि द सेंसिटिव प्लांट में कितने पार्ट हैं, तो द सेंसिटिव प्लांट में टोटल 3 पार्ट्स हैं। सेंसिटिव प्लांट्स टोटल 3 पार्ट्स। कंक्लूजन को हटा करके, ठीक है, कंक्लूजन जोड़ दीजिए तो 4 हो जाएंगे फिर। 21, व्हाट इज द सबटाइटल ऑफ शैलेज इलास्टर। शैले का वर्क है इलास्टर, उसका सबटाइटल क्या था, सबटाइटल तो स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड होगा, या स्पिरिट ऑफ लव, या स्पिरिट ऑफ माय सोल, या नन ऑफ दीज। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा कि शैले की जो शैले का जो वर्क है इलास्टर, उसका जो सबटाइटल है, सब टाइटल सॉरी, द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड है। नेक्स्ट, फ्रॉम विच सोर्स डिड शैले गेट द आइडिया ऑफ राइटिंग द प्रोमेथ्यूज अनबाउंड। प्रोमेथ्यूज अनबाउंड को लिखने का आइडिया शेक्सपियर को कहाँ से आया, तो शेक्सपियर को इसे लिखने का आइडिया एस्किलस मिथ को पढ़ने के बाद आया, या उसको जानने के बाद आया, ठीक है, एस्किलस मिथ। नेक्स्ट 23, हाउ मेनी एक्ट्स आर देयर इन शैलेज लिरिकल ड्रामा प्रोमेथ्यूज अनबाउंड। प्रोमेथ्यूज अनबाउंड में कितने एक्ट्स हैं, प्रोमेथ्यूज अनबाउंड में टोटल जो एक्ट हैं हमारे वो हैं 4, ठीक है। प्रोमेथ्यूज अनबाउंड कितने एक्ट हैं, 4। 24 देख लीजिए, शैलेज एरियल टू मिरांडा वाज इंस्पायर्ड बाय शेक्सपियर। टेम्पेस्ट ही होगा क्योंकि मिरांडा का जो किरदार है वो टेम्पेस्ट में है, ठीक है ना। तो शैली का जो एरियल टू मिरांडा है ना, वो इंस्पायर है शेक्सपियर के द टेम्पेस्ट से। देख लीजिए, अगर शेक्सपियर के कैरेक्टर भी आपको ध्यान है तो उससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, द फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्रॉम इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। क्या अगर विंटर कम्स, सर्दी या शीत ऋतु आ जाती है, तो क्या स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, तो क्या बसंत की जो ऋतु है वो बहुत पीछे छूट जाएगी। ये अपना एक दुख प्रकट कर रहे हैं कि क्या हमें बसंत ऋतु देखने को नहीं मिलेगी अगर ठंड आ जाती है तो ये पूछा है कि ये लाइन कहाँ से ली गई है, तो ये जो लाइन है हमारी ओड टू द वेस्ट विंड से ली गई है। ओड टू द वेस्ट विंड से ली गई है कि इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 26 एंड इट सेज व्हाट इज शैलेज ओ वर्ड ओ लाइफ ओ टाइम। कह रहे हैं शैले का ये जो वर्क है वो वर्ड ओ लाइफ ओ टाइम, ये का क्या जॉनरा क्या है इसका, तो इसका जो जॉनरा है वो लिरिक है। बड़ा अच्छा वर्क है इनका, और इसको आप पढ़िए तो बड़ा मज़ा आएगा आपको कि कैसे इन्होंने एक इंसान की दुर्दशा को इन्होंने बताया है कि कैसे इंसान अपने आप को समझता तो बहुत ज़्यादा है कि मैं ये हूँ मैं वो हूँ, लेकिन जब उसका अंतिम समय आता है ना, तो उसके क्या हाल होते हैं और वो क्या क्या सोचता है कि क्या मैं अब आने वाली ऋतुओं को नहीं देख पाऊंगा, या जिन कामों को मैं पूरे कॉन्फिडेंस से कर लेता था क्या मैं उन्हें नहीं कर पाऊंगा, और क्या ये सर्दियाँ ये बारिश और बसंत और शीत ऋतु क्या मुझे दोबारा नहीं देखने को मिलेंगी, और अगर देखने को मिलेंगी तो जैसे कि मैं इन मौसमों में बहुत इंजॉय करता था, तो क्या अब ज़िंदगी के आखिरी पड़ाव में आकर के मैं उतना इंजॉय कर पाऊंगा, या ये मेरे दिल को
और ज़्यादा गमगीन या दुख से भर देंगी। बहुत अच्छा लिरिक है शैले का, कभी पढ़िए इसको, मज़ा आ जाएगा आपको। 27 देखिए, शैलेज मास्क ऑफ अनार्की इज। शैले का जो वर्क है मास्क ऑफ अनार्की, ये क्या है? क्या ये सटायर है, या इलेजी है, या ये एक आपका ओड है, या फिर एपिक है? तो शैले का ये जो वर्क है मास्क ऑफ अनार्की इज अ सटायर। ठीक है, एक सटायर है। नेक्स्ट देखिए 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज शैलेज ऑटोबायोग्राफिकल पोयम। इसको ध्यान रखिए, ऑटोबायोग्राफिकल पोयम काफ़ी पूछी जाती हैं अलग अलग राइटर्स की, तो जिस भी राइटर को की मिल जाए आपको तो उसको नोट कर लिया कीजिए और जानने की कोशिश भी करिए। तो हमारा जो इसका आंसर होगा वो होगा अलास्टर। क्या होगा भाई? अलास्टर होगा। अगर वर्ड्सवर्थ का पूछ लिया जाए तो द प्रिल्यूड है ना। इसी तरह से आप और भी राइटर्स के बारे में, उनके उनके ऑटोबायोग्राफिकल वर्क, उनका पहला वर्क और उनका लास्ट वर्क, ठीक है। तो इनको तीनों को आप अच्छे से नोट करके ध्यान रख लीजिए। पीजीटी हो, अक्सर इनमें से भी एक दो क्वेश्चन जो है वो देखने को मिल जाते हैं। द फॉलोइंग लाइन्स हैज़ बीन टेकन, ये जो लाइन्स है ये टेकन ली गई हैं फ्रॉम, कहाँ से? टू मी दैट कप ऑफ लाइफ हैज़ बीन डील्ड इन अनदर मेजर। तो ये जो लाइन्स हैं कहीं से भी हों लेकिन बहुत ही सुंदर और बहुत ही गहरी लाइन्स हैं। अगर आप लिटरेचर को समझने और जानने के शौकीन हैं, उसकी गहराई को जानने के शौकीन हैं, तो ये लाइन आपको हिला देगी अंदर तक। इसने सिर्फ ये बात कहना चाहिए है कि लोगों को ज़िंदगी ने कुछ भी दिया हो लेकिन मेरे साथ इसका जो व्यवहार है ना वो अजीब ही रहा है। तो ये जो इन्होंने यूज़ किया है, टू मी दैट कप ऑफ लाइफ, ज़िंदगी के ये जो कप है ना, हैज़ बीन डील्ड इन अनदर मेजर, मुझसे इसने अलग ही तरह का व्यवहार किया है। खैर इन्होंने काफ़ी चीज़ें तो खुद से ही बिगाड़ी थी, जो भी आप अपन ने स्टोरी पर सुनी इनकी थोड़ी बहुत, कि इन्होंने क्या क्या गुल खिलाए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि ये जो लाइंस ली गई हैं ये कहाँ से ली गई हैं। तो ये एक इनकी बड़ी अच्छी पोयम है, स्टेंजाज रिटन इन डिजेक्शन नियर नेपल्स। बहुत ज़बरदस्त पोयम है ये भी, इसको भी आप पढ़िए, आपको बड़ा आनंद आएगा पढ़ने में। ठीक है, तो टू मी दैट कप ऑफ लाइफ हैज़ बीन डील्ड इन अनदर मेजर कहाँ से ली गई हैं? स्टेंजाज रिटन इन डिजेक्शन नियर नेपल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द सबटाइटल ऑफ एडिपस टायरेनस। एडिपस टायरेनस का सबटाइटल क्या है? ये किसने लिखा है? शेले ने ही लिखा है। तो इसका सबटाइटल जो है वो क्या है? स्वेल फुट द टायरेंट। स्वेल फुट द टायरेंट। ठीक है, 30 क्वेश्चन हो चुके हैं। उम्मीद है सेशन आपको पसंद आया होगा। तैयारी करते रहिए और अपना एक ड्रीम जॉब ले लीजिए, है ना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।